हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आर के एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमारा सेशन चल रहा है कक्षा 12वीं से, तो हमने इसमें अपने लेक्चर में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। जो अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा विद्युत विभव से रिलेटेड। तो आज हम इसमें जानेंगे कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है और इससे कुछ रिलेटेड मैथमेटिकल पोर्शन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे कि विभव होता क्या है। तो किसी भी टॉपिक में हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। मान लीजिए जैसे हमने टॉपिक लिखा है विभव, अब विभव की एक्चुअल मीनिंग जो होगी वो अलग होगी और उसकी परिभाषा जो होगी वो अलग होगी। तो विभव में हमें ये जानना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका अर्थ क्या होता है, और इसको हमें बहुत ही अच्छे से समझना है कि आखिर विभव होता क्या है, इससे क्या होता है, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, और जो इसकी परिभाषा होती है। आप किसी भी टॉपिक की परिभाषा लेंगे तो वो एक साइंटिफिक डेफिनेशन होगी या उसके फार्मूला पे या सूत्र पे डिपेंड होगी, लेकिन उसका अर्थ जो होगा वो थोड़ा अलग होगा। तो हम उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर विभव होता क्या है। तो मान लीजिए मैंने एक आवेश ले लिया है, इस प्रकार से ये हमारा एक आवेश है, इसको मैंने ए नाम दे दिया। एक दूसरा आवेश ले लिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया है। अब मान लीजिए इस आवेश पे चार्ज कितना है, 100 कूलाम का चार्ज है, और इसमें 20 कूलाम का चार्ज है। इसके बाद क्या किया हमने कि इस आवेश चार्ज को हमने एक चालक तार के द्वारा दूसरे आवेश चार्ज से जोड़ दिया। अब सामान्यतः मैंने किसी भी स्टूडेंट से जब भी ये क्वेश्चन किया है कि इसमें जो आवेश है वो किस दिशा में हो रहा है, ए से बी की ओर हो रहा है या बी से ए की ओर हो रहा है, तो सामान्यतः स्टूडेंट का जो आंसर आता है वो हमेशा ये कहते हैं कि इसमें जो आवेश की दिशा है वो कैसी होगी, ए से बी की ओर होगी। सभी स्टूडेंट्स यही कहते हैं, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल ही ये कैसा है, गलत है। हम आवेश की क्वांटिटी से ये नहीं बता सकते कि आवेश प्रवाह की दिशा किस ओर है। तो आवेश प्रवाह की दिशा को समझने के लिए देखिए, सबसे पहली बात तो क्या होता है विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत क्या होता है, एक कल्पनाशील होता है जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ कैसा कर सकते हैं उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि हो सकता है वो ए से बी की ओर जा रही है या बी से ए की ओर जा रहा है, क्योंकि हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते। करंट फ्लो होता है तो करंट को हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते। हम क्या करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि ये एक चालक तार है, चालक तार में पृष्ठीय रूप में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, करंट को कभी देख नहीं पाते। वैसे ही हम देख के आवेश का निर्धारण नहीं कर सकते कि इसमें आवेश ए से बी की ओर जा रहे हैं या बी से ए की ओर जा रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक सामान्य उदाहरण ले लेते हैं, दैनिक जीवन का उदाहरण। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पानी का बर्तन लिया है, इस प्रकार से एक हम टैंक ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक टैंक ले लिया ये, और इस टैंक को मैंने नाम दे दिया है ए। इस टैंक को मैंने क्या नाम दिया, ए दिया, और इसमें इस प्रकार से जल भरा हुआ है ये, और इसमें जो जल की मात्रा है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए टैंक में 100 लीटर पानी भर दिया है। अब हम दूसरा टैंक ले लेते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आवेश किस दिशा में बह रहा है इस उदाहरण से। मान लीजिए हमने दूसरा टैंक बी ले लिया, और जो इसमें जल का स्तर है वो इस स्तर तक भरा हुआ है, और इसमें जो जल है वो हमने मान लिया 20 लीटर ले लिया है। इसके बाद हमने क्या किया, एक पाइप द्वारा इस टैंक को दूसरे ए टैंक को बी टैंक से क्या किया, हमने जोड़ दिया एक पाइप की सहायता से।
क्या किया हमने, ए व बी टैंक को एक पाइप की सहायता से जोड़ दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इसमें जो जल है वो बी टैंक से ए में जाएगा या ए टैंक से बी में जाएगा, तो आप सामान्यतः इसका आंसर दे सकते हैं कि जो पानी है वो कहाँ से जाएगा, बी टैंक से ए टैंक की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जल का स्तर कैसा है, उच्च स्तर पे। तो हमेशा जो जल प्रवाह होता है वो कैसा होता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर, मतलब कि उच्च तल से निम्न तल में क्या होगा, जल का प्रवाह होगा। तो आप देख रहे हैं क्वांटिटी पे, मतलब पानी की मात्रा पे जल का प्रवाह निर्धारित नहीं है, निर्भर नहीं है। ये किस पे निर्भर है, उसके स्तर पर। उच्च स्तर पे पानी भरा हुआ है, इसलिए उच्च स्तर से किस स्तर में जा रहा है, निम्न स्तर में जा रहा है। लेकिन इसकी क्वांटिटी पे पानी का प्रवाह निर्भर नहीं है। तो वैसे ही क्या है, हमारा आवेश प्रवाह है, ये किस पे डिपेंड करता है, विभव पे डिपेंड करता है। मान लीजिए जो ये वाला हमारा ए चार्ज था, उसमें 25 वोल्ट का क्या है, विभवांतर है, और इस वाले में कितना है, 10 वोल्ट का विभवांतर है। तो विभवांतर किस में ज़्यादा है, ए चार्ज में। तो आप फिर निर्धारण कर सकते हैं कि जो आवेश प्रवाह की दिशा होगी वो कैसी होगी, ए से बी की ओर होगी। क्यों? क्योंकि इसमें विभव की मात्रा अधिक है। तो जिस चार्ज में विभव की मात्रा अधिक होगी उस चार्ज से कम विभव वाले चार्ज में कैसा होगा, आवेश प्रवाह होगा। तो ये जो बेसिक चीज है ये आपको समझ में आना चाहिए। विभव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। विभव को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ये टर्मिनोलॉजी वर्ड आपको याद ही करना है, जो आपको हायर एजुकेशन में बहुत काम आएंगे। और मैं बार बार आपको इसलिए बताते रहता हूँ ताकि आप जब हायर एजुकेशन में जाएं या हायर एजुकेशन करें, IIT JEE और नीट की तैयारी करें, तो आप क्या करें, इसे कभी भूलें ना, क्योंकि आपको बार बार ये वर्ड यूज़ में आना ही है। तो आप बहुत अच्छे से इसका अर्थ समझ गए होंगे कि विभव क्या होता है, और आज आपको कंफर्म हो गया होगा, आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे कि आवेश प्रवाह आप किससे निर्धारण करेंगे, उसके विभव से निर्धारण करेंगे। ओके, तो हमारा जो अर्थ निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, विभव के लिए क्या आएगा, विभव के लिए क्या आएगा कि आवेश प्रवाह की दिशा। आवेश प्रवाह की दिशा क्या बताता है, विभव बताता है। आवेश प्रवाह की दिशा, आवेश प्रवाह की दिशा को कौन बताता है, विभव बताता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब हम इसके परिभाषा में आते हैं, डेफिनेशन में आ जाते हैं। ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखें। देखिए, मैं आपको अपने हर लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए बताता हूँ ताकि आप के जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह क्लियर हो। ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग से मेन पढ़ लिया और आपका बेसिक नॉलेज है वो कैसा रहे, जीरो रहे। तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा, इसलिए मैं आपको बेसिक नॉलेज से ही या बेसिक जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उससे ही मैं स्टार्ट करता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, कभी आपसे किसी ने क्वेश्चन कर लिया, आप बता नहीं पाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आपने मेन पढ़ लिया, नहीं, हमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। हाँ, और एक बात, ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसके पहले का पढ़े होंगे। मान लीजिए आपने मेरे जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इससे पहले जो मेरे 5-6 वीडियो बने, अगर यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि देखिए उसमें आपको जो बेसिक नॉलेज है वो पहले आपका क्लियर नहीं होगा। दूसरी बात, आप डायरेक्टली किसी वीडियो को देख रहे हैं, उसके पहले के वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप इस पार्ट को देखने के पहले क्या कीजिएगा कि मेरा जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से जो 5-6 वीडियो बने हैं उनको आप एक बार लर्न कर लीजिएगा, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आइए हम इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। विभव की परिभाषा विभव के सूत्र पे डिपेंड है। कोई भी परिभाषा अपने फॉर्मूला पे बेस्ड होती है, जो कि साइंटिफिक डेफिनेशन होती है, उनके अर्थ को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो जो इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या होगी, तो
तो विभव की परिभाषा क्या होगी, उसके फॉर्मूला पे बेस्ड होगी। तो विभव V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन पे Q। W क्या हो गया यहाँ पे कार्य, और Q क्या हो जाएगा, आवेश होगा। कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क, ओके, और आवेश को चार्ज। ये आपको पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजी वर्ड। तो अब इस किसी भी टॉपिक की अगर आपको परिभाषा बनानी हो तो क्या कीजिए, आप उसके हर को कैसा मान लीजिए, एकांक मान लीजिए, इकाई मान लीजिए। Q इक्वल टू हमने क्या मान लिया, 1। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इकाई आवेश में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। परिभाषा कैसे बनेगी, इकाई आवेश में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ये तो था इसका फॉर्मूला। अब हम इसकी प्रकृति पे आते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमने एक विद्युत क्षेत्र ले लिया, इस प्रकार से हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र ले लिया ये, और हमने एक एकांक आवेश ले लिया इस प्रकार से प्लस Q। ये क्या हो गया हमारा एकांक आवेश। एकांक आवेश इसलिए लिया जाता है, आपको पता है ये एक प्रकार का क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है। तो इस परीक्षण आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्या करना है, विभव की गणना करना है। तो हम क्या कहेंगे, अब मान लीजिए ये तो निश्चित नहीं है, एकांक आवेश कहाँ पे रखा है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, अनंत, कि ये कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत। तब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एक बार और ध्यान से देखिए कभी भी आप क्या कीजिएगा, रटने की कोशिश मत करिए, किसी भी परिभाषा को रटने की कोशिश मत कीजिए, उसे उसके फॉर्मूला से, उसके फिगर से समझने की पूरी कोशिश कीजिए। यदि आपने रट लिया, और फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जो रटने के लिए बना ही नहीं है, आपको उससे समझना है, उसके फिगर से, उसके फार्मूला से, ताकि आप जो उसके कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा क्लियर हो जाए। यदि आपने रट लिया, थोड़े दिन याद रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। तो आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, एक एकांक धन आवेश मान लिया, विद्युत क्षेत्र मान लिया, विद्युत क्षेत्र में इस P बिंदु पर हमको क्या करना है, विभव की गणना करना है। और ये जो एकांक धन आवेश है वो निश्चित नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, अनंत से, ठीक है, अनंत से हमने क्या मान लिया कि अनंत से एकांक धन आवेश को। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई, प्रकृति हमने इसको समझ लिया। ओके, अब इसके हम काय में आते हैं, मात्रक में आते हैं। तो इसका जो मात्रक है, इसका जो मात्रक है वो क्या बनेगा, क्या होता है इसका मात्रक, विभव का वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपसे कभी 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, 1 वोल्ट को समझाइए। तो 1 वोल्ट को हमें क्या करना है, परिभाषा को समझाना है। अब हमारा फार्मूला पे आ जाते हैं। फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू W अपान पे Q। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसको हमने क्या मान लिया, 1 जूल मान लिया। कूलाम को हमने क्या मान लिया, आवेश को 1 कूलाम मान लिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 वोल्ट की, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो 1 जूल कार्य किया जाता है वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। ओके, फिर से देख लेते हैं। 1 कूलाम आवेश को अनंत से
विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो 1 जूल कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। ओके, तो ये तो था हमारा विभव का कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो होता है विभवांतर। विभवांतर तो आपको उसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, विभवांतर का मतलब क्या होगा? विभव में अंतर। हेडिंग डाल लेते हैं हम विभवांतर। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आपको बार बार टर्मिनोलॉजी वर्ड इसलिए बताता हूं ताकि आप कभी भूले ना। जब मैं इनका उपयोग कर रहा हूं तो आप भी इनका यूज कीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना जाए। पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। देखिए, इसको हम नाम से तो स्पष्ट हो रहा है कि विभव में क्या हो रहा होगा? अंतर आ रहा होगा, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? विभवांतर। तो इसको हम इसके फिगर से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने एक विद्युत क्षेत्र ले लिया इस प्रकार से। ये एक हमने क्या ले लिया? विद्युत क्षेत्र ले लिया। इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया? 2 बिंदु ले लिए, ए और बी। तो इनका विभव क्या होगा? VA, इसका हो जाएगा VB। अब देखिए इसमें क्या विभवांतर, तो इसका विभव कितना है? VA, इसका है VB। तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू, फार्मूला तो सेम रहेगा, W/Q। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी? अब हमने विभव में पढ़ा था कि एकांक धनावेश को हम क्या कर रहे थे? अनंत से ला रहे थे। लेकिन विभवांतर की परिभाषा में क्या होगा उसको आप ध्यान से समझिएगा कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। सिर्फ एक शब्द आपको चेंज करना है। विभव की परिभाषा में आपका शब्द क्या आ रहा था कि अनंत से आप क्या कर रहे थे? एकांक धनावेश को लेके आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एकांक धनावेश को हम क्या करेंगे? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? परिभाषा क्या होगी इसकी? देख लेते हैं। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, ये हमने विद्युत क्षेत्र ले लिया है, तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो ये थी हमारी विभवांतर की डेफिनेशन। ये आपके बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। और देखिए, जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, डेरिवेशन को सॉल्व करने में आप प्रॉब्लम फेस करते ही रहेंगे। इसलिए मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप अपने पहले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए ताकि जब भी आप IIT JEE नीट की तैयारी तो आप करेंगे ही 12th के बाद, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना जाए। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए, तभी आपके क्या होंगे? फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होंगे। तो हम आगे अब अपना जो मैथमेटिकल वाला टॉपिक है कि बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना, उसको हम देख लेते हैं इसे रब करने के बाद। ये इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम पहले फिगर की सहायता से पूरा इसका समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए मैंने एक बिंदु आवेश ले लिया ये, और इस पे मैंने क्या लिख किया, प्लस क्यू आवेश रख दिया। इसको हमने बिंदु ओ नाम दे दिया। अब इस बिंदु आवेश से पी बिंदु पर, इसको हमने पी बिंदु मान लिया। तो इस पी बिंदु पर हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे एकांक धनावेश रखा हुआ है, और इसी पे हमको क्या करना है, बिंदु पी पर विभव की गणना करना है। अब इसमें हमने दो बिंदु ले लिया ए व बी। इस प्रकार से हमने दो बिंदु ले लिया है ए व बी, और इनके बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया है, डी एक्स। बिंदु ओ से बिंदु बी की दूरी को हम मान लेते हैं एक्स। बिंदु ओ से बी तक की दूरी को हमने कितना मान लिया है, एक्स। बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी को हम मान लेते हैं डी। कितना मान लेते हैं, डी। और इसमें हम क्या करेंगे, एकांक धनावेश मान लेते हैं। बिंदु पी पर हमने क्या रखा हुआ है, एकांक धनावेश। तो अब जो आपका फिगर है वो बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, एक प्लस क्यू आवेश ले लिया है बिंदु आवेश, उसको हमने ओ नाम दे दिया है। इसके बाद हमने बिंदु पी पर एक एकांक धनावेश मान लिया है, जिसमें हमें क्या करना है, विभव की गणना करना है। देखिए एकांक धनावेश हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पता है ये कैसा होता है, परीक्षण आवेश होता है। और परीक्षण आवेश के कारण हम या तो विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे हैं या फिर विभव की गणना, इसलिए हम इसमें क्या मानते हैं, एकांक धन आवेश। इसके बाद हमने इसमें दो बिंदु ले लिया है ए व बी, जिनके बीच की दूरी कितनी है, डी एक्स। अब यहाँ से जो बिंदु ओ है और बी के बीच की दूरी कितनी है, एक्स है। बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी कितनी है, डी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में फिगर बनाना है। इसके बाद आपको लिखना है माना कि। ये लिखना बहुत ही जरूरी होता है। जो जो हमने इस फिगर में माना है आप उसको ऐसा लिख दीजिए, ताकि आपके जो है नंबर वो अच्छे से मिल पाएँ और नंबर कटे ना। तो इसलिए आपको फिगर की जो व्याख्या है वो करना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं कि बिंदु बी पर क्या करेंगे, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो हम बिंदु बी पर क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेते हैं। यहाँ से हमारा मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, बिंदु बी पर अब यहाँ से आप बहुत ही आराम से और अच्छे से समझिएगा, पूरा आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ही बारीकी से आपको एक एक टॉपिक वाइज, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ। बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पे दूरी। तो बिंदु B और O की दूरी कितनी है, x। तो Q अपॉन पे कितना हो जाएगा, x²। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1, Q अपॉन पे x²। बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हम क्या करेंगे, एकांक धनावेश या आवेश के कारण बिंदु B से A तक किया गया कार्य निकालेंगे। क्या करेंगे, एकांक आवेश के कारण लिख लेते हैं। आपको भी ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। एकांक आवेश के कारण बिंदु B से A तक किया गया कार्य। एकांक आवेश के कारण बिंदु B से A तक किया गया, एकांक आवेश के कारण बिंदु B से A तक किया गया कार्य। हमें स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं। एकांक आवेश को हम क्या कर रहे हैं, आवेश को लेके आ रहे हैं। तो एकांक आवेश को
एकांक आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, क्योंकि कार्य करना पड़ता है, ए तक लाने में किया गया कार्य। आप बहुत ही आराम से समझिएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रहा हूं। क्या होता है कार्य बराबर, अब देखिए बी से ए तक लाने में डिस्टेंस कैसी है, बहुत ही छोटी है, मतलब डिस्टेंस कैसी है हमारी, बहुत कम है, और कार्य भी कैसा होगा, बहुत कम होगा, इसलिए हम उसको काय से रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू तो कार्य होता है लेकिन हम इसको काय से करेंगे, डी डब्ल्यू से। और डब्ल्यू कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन होता है। तो यहाँ पे बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र, हमने पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र में, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस पार्ट को समझने के पहले आप क्या कीजिएगा, मेरे जो 5-6 वीडियो बने हैं विद्युत क्षेत्र तथा आवेश से, उसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है, लेकिन हम बल की जगह पे क्या लेंगे, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि बल कैसा होता है, विद्युत क्षेत्र के बराबर ही होता है। तो हम क्या ले लेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू ई विद्युत क्षेत्र और विस्थापन, तो विस्थापन कितना हो रहा है, बी से ए में dx हो रहा है, तो ये हो गया हमारा dx। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश लिया है हमने, और यहाँ पे क्या है, एकांक धन आवेश है, तो दोनों चार्ज कैसे हो गए, प्लस प्लस, मतलब धन आवेश। तो समान आवेशों में कैसा होता है, प्रतिकर्षण होता है, इसलिए यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह ले लेंगे, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस ई इंटू dx। तो माइनस कहाँ से आया, प्लस आवेश, और यहाँ पे भी एकांक धन आवेश है, तो समान आवेशों में कैसा होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो प्रतिकर्षण की हमने कौन सा चिन्ह लगा दिया यहाँ पे, माइनस का चिन्ह। ओके, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन पे x² इंटू dx, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आगे देखते हैं, ये तो था हमारा कहाँ के लिए, एकांक आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने के लिए, लेकिन हमें विभव की गणना के लिए क्या करना पड़ता है, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। अब क्या करेंगे हम, एकांक आवेश को, इसलिए एकांक आवेश को अनंत से, अनंत का हम चिन्ह लगा देंगे, अनंत ना लिख के हम अनंत का चिन्ह लगा देते हैं, इसलिए एकांक आवेश को अनंत से कहाँ लेके आएंगे, बिंदु डी, तो अनंत से डी तक लाने में किया गया कार्य। मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम में आप एक लाइन में लिख सकते हैं। ओके, तो एकांक आवेश को अनंत से डी तक लाने में किया गया कार्य। तो हम क्या करेंगे, इसको हम, ये तो हमारा क्या कहलाएगा, कुल कार्य कहलाएगा, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, W ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, अब W ले लेंगे, क्योंकि ये हो गया हमारा कुल कार्य। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन dW क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे, समाकलन, तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो अनंत और d, ये इसकी लोअर लिमिट कहलाएगी और ये इसकी क्या कहलाएगी, अपर लिमिट। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं W इक्वल टू dW की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं, ये हमारा dW है, तो वैल्यू रख देते हैं इंटीग्रेशन अनंत टू d -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन पे x² इंटू dx। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट राशि को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q आपका बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा समाकलन में
क्या बचेगा 1/x² इंटू डी एक्स। ओके, 1/x² इंटू डी एक्स। इसको हम करते हैं आगे सॉल्व, तो -1/4πε0 इंटू क्यू, ये हो जाएगा हमारा d। इसको हम अंश में ले जाएंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, x की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो गणितीय अवधारणा में समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, यदि हमारे पास ऐसा है इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स, तो ये सेम दिख रहा है आपको, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू क्या हो जाता है n⁻1/n⁻1। इस प्रकार इसका समाकलन हो जाता है। तो हम करते हैं समाकलन आगे, तो वैल्यू जो निकल के आएगी -1/4πε0 इंटू क्यू, क्या होगा, समाकलन हट जाएगा, x की पावर -2 धन 1 अपान पे -2 धन 1, और लिमिट जैसे कि वैसी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको -2 धन 1 दिखाई दे रहा है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, -1। तो ऋण और ऋण मिलके क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, धन। तो 1/4πε0 इंटू क्यू, और यहाँ पे कितना बचेगा, x की पावर -1, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1/x। x की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो x की पावर -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 1/x। ओके, जैसा हमने यहाँ पे क्या लिखा था 1/x की पावर 2 था, तो हमने क्या लिख दिया था x की पावर -2। अब हमारे पास यहाँ पे बच रहा है x की पावर -1, तो वैसा ही उसको क्या लिख सकते हैं 1/x, तो हमने लिख दिया इसको 1/x। देखिए साइड में ऐसा कारण देंगे आप, तभी आपको क्या होगा, आपके डेरिवेशन में थोड़ी आपकी क्वालिटी आएगी। क्वालिटी आने से आपके नंबर कटना इम्पॉसिबल है, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप किसी भी, मेरा तो यही कहना है आपसे कि आप किसी भी डेरिवेशन को कर रहे हैं, फेयर में लिख रहे हैं, तो साइड में आप कारण भी दीजिए, ताकि आपकी जो डेरिवेशन को सॉल्व करने की क्वालिटी है वो अच्छी दिखाई दे। ओके, अब जो लिमिट है हमारी अनंत और d, अब हम क्या करेंगे, अनंत और d देखिए, अब हमने लिख दिया 1/x, लिमिट अनंत से d तक। आगे हम अब लिमिट का मान रखते हैं, तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/4πε0 इंटू क्यू, 1/d मान रख दिया हमने, अपर लिमिट 1/d x की जगह में, -1/पे अनंत, तो x की जगह में हमने क्या रख दिया 1/पे अनंत। तो 1/∞ का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ये हमें पता है। तो हमारे पास अब क्या बचेगा, केवल 1/d। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1/4πε0 इंटू क्यू/पे क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो देखिए ये 1/d बचा, तो हमने क्या लिख दिया q/पे d। तो ये जो मान निकल के आ रहा है 1/4πε0 q/पे d, तो हमने क्या लिया था, एकांक आवेश को अनंत से d तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो अब हम w की जगह में हम यहाँ क्या रख सकते हैं, कैपिटल V, और कैपिटल V क्या होता है, हमारा विभव होता है। तो एकांक आवेश को अनंत से बिंदु D तक लाने में जो किया गया कार्य है वो अब हमारा क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। और ये था हमारा क्या, विभव की गणना का सूत्र जो निकल के आएगा, मान निकल के आएगा, वो कितना होगा 1/4πε0 q/पे d। अब देखिए यदि यहाँ पे कह दिया, मान लीजिए हमने परावैद्युतांक रख दिए, तो परावैद्युतांक रखने से जो विभव का मान है वो कितना हो जाएगा, v = 1/4πε0 k, मतलब परावैद्युतांक, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे k का गुणा कर दिया इंटू q/पे d। तो परावैद्युतांक के कारण विभव का मान कितना हो जाएगा 1/4πε0
K इंटू Q अपॉन पे D। तो इस प्रकार हमने क्या किया, बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना का फॉर्मूला निकाला, मान निकाला। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया है ऐसे ही आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी लिखिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें। और आपको क्या करना है, साइड में ये कारण जहाँ पे लग रहे हैं उन कारणों को भी देना है, ताकि आपके जो भी डेरिवेशन है उसमें क्या आए, क्वालिटी आए, जिससे क्या हो कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सके, आपके नंबर कटे नहीं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।